कैफे की उस शाम के बाद सिया और कबीर के बीच की खामोशी अब भारी नहीं बल्कि सुकून भरी हो गई थी। यहाँ कैफे से बाहर निकलते ही शाम की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। कबीर ने अपनी जैकेट ठीक की और सिया की ओर देखा, जो सड़क किनारे लगे पुराने लैंपपोस्ट की रोशनी को देख रही थी। अब कहाँ? कबीर ने पूछा। सिया ने शरारत से उसकी ओर देखा। चलो वहीं चलते हैं जहां सब शुरू हुआ था, कॉलेज के पीछे वाली वो पुरानी पहाड़ी। कबीर मुस्कुराया। तुम्हें याद है ना, वहां अब सन्नाटा और भी बढ़ गया होगा। सन्नाटा ही तो चाहिए कबीर, शोर तो हमने सालों तक अपने अंदर पाल रखा था, सिया ने चलते हुए कहा। जब वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो शहर की रोशनियां नीचे किसी बिखरे हुए हीरों की तरह चमक रही थीं। वे दोनों एक पत्थर की मुंडेर पर बैठ गए। सिया, कबीर ने अचानक गंभीर होते हुए कहा, जब तुम वापस आई थी तो मुझे लगा था कि तुम फिर से वही पुरानी बातें छेड़ोगी, वही शिकायतें, वही क्यों और कैसे। सिया ने एक छोटा पत्थर नीचे घाटी में फेंका। शिकायतें कमजोर लोग करते हैं कबीर, मैंने वक्त के साथ सीखा है कि माफ कर देना खुद को आजाद करने जैसा है। और सच कहूं तो तुम्हें माफ करने से ज्यादा मुझे खुद को माफ करना था, उस लड़की को जिसने अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में दे दी थी। कबीर ने उसकी बात को गहराई से महसूस किया। उसने धीरे से अपना हाथ सिया के हाथ के पास रखा, लेकिन इस बार छुआ नहीं। मैंने अपनी डायरी में एक बात लिखी थी। कबीर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि प्यार वो नहीं जो तुम्हें रोक ले, बल्कि वो है जो तुम्हें उड़ने की हिम्मत दे। सालों तक मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, शायद इसीलिए तुम उड़ गई, लेकिन आज जब तुम खुद लौट कर आई हो तो मुझे समझ आया कि तुम अब लौट कर नहीं बल्कि ठहर कर आई हो। सिया की आंखों में चमक आ गई। उसने कबीर की आंखों में सीधे झांका। ठहरना एक चुनाव होता है कबीर, और आज मेरा चुनाव तुम हो। तभी कबीर के फोन की घंटी बजी। उसकी माँ का फोन था। हाँ माँ। नहीं, मैं बस बाहर हूँ। नहीं, अकेली नहीं हूँ, सिया साथ है। कबीर ने जिस सहजता से सिया का नाम लिया, उसने सिया के दिल की धड़कन एक पल के लिए बढ़ा दी। फोन रखने के बाद कबीर ने कहा, माँ पूछ रही हैं कि क्या तुम कल डिनर पर आओगी? वो तुम्हारी पसंदीदा खीर बना रही हैं। सिया थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सिर्फ अगर तुम बर्तन साफ करने में मेरी मदद करोगे। कबीर खिलखिलाकर हंस पड़ा, वो हंसी जो अब उसकी रूह तक पहुंच रही थी। मंजूर है। वे दोनों साथ में नीचे उतरने लगे। रास्ते में कबीर ने धीरे से सिया की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा लीं। इस बार कोई झिझक नहीं थी, कोई पुरानी कड़वाहट नहीं। रात की चांदनी उनके रास्तों को रोशन कर रही थी, और पहली बार उन दोनों को एहसास हुआ कि वे किसी मंजिल की तलाश में नहीं थे, वे खुद एक दूसरे की मंजिल बन चुके थे। कैफे से बाहर निकलते समय शाम की धूप अब मध्यम पड़ चुकी थी। दोनों के बीच की वो सहजता अब एक नई गहराई ले रही थी। सड़क पर टहलते हुए कबीर ने अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। सिया, उसने उसका नाम ऐसे लिया जैसे वो किसी पुरानी आदत को फिर से अपना रहा हो। सिया रुकी और उसकी तरफ देखा। इस खूबसूरत शुरुआत में एक चीज की कमी है, कबीर ने शरारत से कहा। सिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अब क्या? कॉफी तो तुमने पूरी पी ली, और बिल भी मैंने नहीं देने दिया। कबीर हंसा और अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब से एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला। यह वो लिस्ट है जो मैंने तब लिखी थी जब तुम पहली बार शहर छोड़कर गई थी। उन चीजों की लिस्ट जो मुझे लगा था कि हम साथ करेंगे, लेकिन शायद कभी मुमकिन नहीं होगा। सिया ने हाथ बढ़ाकर कागज लेना चाहा, लेकिन कबीर ने उसे थोड़ा ऊपर कर दिया। एक शर्त पर, उसने कहा कि तुम इसे पढ़कर हंसोगी नहीं। सिया ने वादा किया। जब उसने कागज खोला तो उसमें साधारण सी चीजें लिखी थीं। पुरानी नहर के किनारे सूर्यास्त देखना, बिना किसी वजह के शहर की आखिरी बस में बैठना, उस ढाबे पर जाना जहां हम पहली बार लड़े थे। सिया की आंखें थोड़ी नम हो गईं, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में बहुत बड़े ड्रामेटिक हो कबीर। मैंने कहा था ना, हंसना मत। कबीर ने बनावटी नाराजगी दिखाई। मैं हंस नहीं रही, सिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मैं सोच रही हूं कि आखिरी बस अभी 10 मिनट में आने वाली है। क्या हम तैयार हैं? कबीर की आंखों में एक चमक आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि सिया इतनी जल्दी उसके पुराने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए मान जाएगी। वे दौड़ते हुए बस स्टॉप पर पहुंचे। बस लगभग खाली थी। वे एकदम पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गए। खिड़की से आती ठंडी हवा सिया के बालों को उड़ा रही थी। कबीर, सिया ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इतने सालों में मैंने दुनिया के बड़े बड़े शहरों की चमक देखी, लेकिन इस पुरानी बस की खड़खड़ाहट में जो सुकून है वो कहीं नहीं मिला। कबीर ने उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। शायद इसलिए क्योंकि इस बार तुम भाग नहीं रही हो, तुम बस हो। बस शहर की गलियों से गुजरती रही। वे दोनों चुप थे, लेकिन ये खामोशी अब उन्हें डरा नहीं रही थी। अचानक बस एक पुराने मोड़ पर रुकी। उतरो, कबीर ने कहा।
यहाँ क्यों? ये तो बीच रास्ता है, सिया ने पूछा। यही वो ढाबा है, कबीर ने इशारा किया, जहाँ 7 साल पहले तुमने मुझ पर अपनी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी थी क्योंकि मैंने कह दिया था कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। सिया जोर से हंसी। और आज? कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और ढाबे की ओर बढ़ते हुए कहा, आज मैं चाहता हूं कि तुम जितना चाहो उतना बोलो। मैं पूरी जिंदगी सुनने को तैयार हूं। उस रात उस छोटे से ढाबे की पीली रोशनी में उन्होंने फिर से वही पुरानी लड़ाई की, लेकिन इस बार हर बहस के पीछे एक मुस्कुराहट थी। ढाबे की उस हल्की रोशनी और पुरानी यादों के बाद रात और भी गहरी हो गई थी। जब वे वापस लौटने लगे तो सड़क पर सन्नाटा था, सिर्फ उनकी पदचाप सुनाई दे रही थी। अचानक कबीर रुका। सामने एक पुराना गेट था, उनके पुराने स्कूल का पिछला हिस्सा। तुम्हें याद है? कबीर ने गेट की लोहे की सलाखों को छूते हुए पूछा। यहीं हमने आखिरी बार बात की थी, उस रात जब तुमने कहा था कि तुम कल की ट्रेन से जा रही हो। सिया की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ी, लेकिन गायब नहीं हुई। मुझे याद है, तुमने गेट के पास खड़े होकर बस इतना कहा था, ठीक है। मैं बहुत डरा हुआ था सिया, कबीर ने स्वीकार किया। मुझे लगा था कि अगर मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो मैं अपनी कमजोरी दिखा दूंगा। मुझे नहीं पता था कि कभी कभी कमजोरी दिखाना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। सिया ने गेट पर अपना हाथ कबीर के हाथ के ऊपर रखा। अब हम वहां वापस नहीं जा सकते कबीर, लेकिन हम यहां से आगे तो जा सकते हैं। तभी कबीर के चेहरे पर एक शरारती चमक आई। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। क्या? कबीर, हम अब बच्चे नहीं हैं। पकड़े गए तो क्या कहेंगे? सिया ने हंसते हुए विरोध किया। कह देंगे कि 2 पुराने दोस्त अपनी यादें ढूंढने आए हैं। कबीर ने बिना सुने गेट की कुंडी के ऊपर से छलांग लगा दी और दूसरी तरफ से हाथ बढ़ाया। आओ भी। सिया ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला और कबीर की मदद से अंदर कूद गई। स्कूल का खेल का मैदान चांदनी में नहाया हुआ था। वे उस पुराने बरगद के पेड़ के पास गए जिसकी जड़ों पर उन्होंने कभी अपने नाम के पहले अक्षर लिखे थे। सिया ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। खुरदरी छाल पर अब भी धुंधला सा एस और के नजर आ रहा था। वक्त ने उन्हें थोड़ा मिटा दिया था, पर पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था। देख रहे हो? सिया ने उंगली से अक्षरों को छुआ। हम बदल गए, स्कूल बदल गया, पर ये यहीं रहे। कबीर उसके ठीक पीछे खड़ा था। शायद ये इंतजार कर रहे थे कि हम कब खुद को पहचानकर यहाँ वापस आएंगे। सिया मुड़ी और कबीर के सीने से लग गई। रात की खामोशी में उसे कबीर के दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कबीर, कल जब मैं अपनी माँ से मिलूंगी तो क्या मैं उन्हें बता दूं? कबीर ने उसे अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। क्या बताना चाहती हो? यही कि मैं अब और नहीं भाग रही, कि मेरा घर अब किसी पते पर नहीं बल्कि एक इंसान में है। कबीर ने उसके माथे को चूमा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे जो भी सवाल हों, चाहे जो भी मुश्किलें। इस बार हम अकेले नहीं हैं। तभी दूर से टॉर्च की रोशनी दिखी। स्कूल का गार्ड राउंड पर था। भागो। कबीर ने हंसते हुए सिया का हाथ पकड़ा। वे दोनों बच्चों की तरह हंसते और हाफते हुए दीवार फांदकर बाहर निकले। सड़क पर आकर जब वे रुके तो दोनों का सांस फूल रहा था और चेहरे पर वो खुशी थी जो शायद उन्होंने पिछले 7 सालों में महसूस नहीं की थी। कबीर ने अपनी जैकेट उतारकर सिया के कंधों पर डाल दी। चलो अब घर छोड़ दूं, कल सुबह जल्दी आना है। क्यों? सिया ने पूछा। क्योंकि कल का दिन हमारे कल की पहली सुबह है, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने उसका हाथ थाम लिया और वे साथ साथ अंधेरी सड़क पर रोशनी की ओर बढ़ने लगे। अगली सुबह की धूप पहले जैसी ही थी, लेकिन सिया के लिए उसकी चमक कुछ अलग थी। वह कबीर के घर के बाहर खड़ी थी, हाथ में मिठाई का डिब्बा और दिल में थोड़ी घबराहट, पर आंखों में वही पुराना यकीन था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा कबीर की माँ ने खोला। सिया को देखते ही उनके चेहरे पर एक पल की हैरानी आई, फिर वो धीमी मुस्कान में बदल गई, वही माँ वाली मुस्कान जो बिना कहे सब समझ लेती है। आ गई? उन्होंने बस इतना कहा और रास्ता छोड़ दिया। अंदर ड्राइंग रूम में कबीर के पिता अखबार पढ़ रहे थे और कबीर मेज पर नाश्ता लगा रहा था। सिया को देखते ही कबीर ने आंख मारी, जैसे कह रहा हो डरो मत, सब संभाल लूंगा। नाश्ता शुरू हुआ, पर कमरे में एक भारी खामोशी थी। सिर्फ चाय के कपों की आवाज आ रही थी। आखिर कबीर के पिता ने अखबार नीचे रखा और चश्मा उतारते हुए सिया की ओर देखा। सिया बेटा, इतने सालों बाद तुम ठीक तो हो? उनके स्वर में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक फिक्र थी। सिया ने गहरी सांस ली और कबीर की तरफ देखा, जिसने मेज के नीचे धीरे से उसका हाथ दबाया। अंकल, सिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं पहली बार खुद के साथ ठीक हूँ। सालों पहले मैं बिना बताए चली गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा यहाँ होना कबीर को और मुझे दोनों को पीछे खींच रहा है। पर दूर जाकर समझ आया कि हम एक दूसरे की जंजीर नहीं बल्कि ताकत थे। कबीर की माँ ने सिया के हाथ पर अपना हाथ रखा। हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं थी बेटा,
बस दुख इस बात का था कि तुमने हमें पराया समझा और अपनी लड़ाई अकेले लड़ने चली गई। कबीर ने बात संभालते हुए कहा, माँ, अब ये वापस आ गई है और इस बार ये अपनी मर्जी से रुकी है। हम चाहते हैं कि अब जो भी हो वो आपकी दुआओं के साथ हो। कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कबीर के पिता मुस्कुराए। दुआएं तो हमेशा थीं, बस इंतजार इस बात का था कि तुम दोनों कब बड़े होगे और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी लेना सीखोगे। नाश्ते के बाद जब कबीर और सिया छत पर अकेले थे, सिया ने राहत की सांस ली। मुझे लगा था ये बहुत मुश्किल होगा, सिया ने रेलिंग के सहारे खड़े होते हुए कहा। मुश्किल तब होता है जब सच साफ न हो, कबीर ने उसके करीब आते हुए कहा। आज सबके सामने तुमने जो कहा उसने मेरा काम आसान कर दिया। क्या मतलब? कबीर ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुरानी अंगूठी निकाली। ये कोई महंगी हीरे की अंगूठी नहीं थी, बल्कि एक सादा सा छल्ला था। ये मैंने उस दिन खरीदा था जब तुमने कॉलेज में पहली बार टॉप किया था। देने ही वाला था कि तुमने जाने की खबर सुना दी। तब से ये मेरे पास है। सिया की आंखें भर आईं। उसने अपना हाथ आगे कर दिया। कबीर ने धीरे से वो अंगूठी उसकी उंगली में डाल दी। अब कोई भागना नहीं, कोई इंतजार नहीं, सिर्फ हम। तभी नीचे से कबीर की माँ की आवाज आई, अरे ओ कबीर, सिया को नीचे ले आओ, तुम्हारी मौसी का फोन आ रहा है, उन्हें भी तो खुशखबरी देनी है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। धूप अब और भी सुनहरी लग रही थी। अतीत के पन्ने अब बंद हो चुके थे और एक नई कहानी के पहले अध्याय पर आज स्याही से वादा लिख दिया गया था। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और घर में मानो खुशियों का तूफान आ गया था। लेकिन इन सब शोर शराबे और रस्मों के बीच कबीर और सिया अपने लिए वो छोटे छोटे लम्हे चुरा ही लेते थे जहां सिर्फ वे दोनों होते थे। घर के आंगन में गेंदे के फूलों की महक और ढोलक की आवाज गूंज रही थी। सिया ऊपर वाले कमरे में बैठी अपनी हथेलियों पर लग रही मेहंदी को देख रही थी। गहरी लाल मेहंदी के बीच उसने कबीर का नाम बहुत बारीकी से लिखवाया था। तभी बालकनी के रास्ते से कोई अंदर आया। सिया चौंक गई। कबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ने कहा था कि शादी से पहले हमारा मिलना शुभ नहीं है। कबीर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कुंडी चढ़ाई। शुभ अशुभ का पता नहीं सिया, लेकिन तुम्हें इस लाल जोड़े और मेहंदी के साथ देखे बिना मेरा दिन पूरा नहीं हो रहा था। वो उसके करीब आया। मेहंदी अभी गीली थी, इसलिए सिया ने अपने हाथ पीछे कर लिए। करीब मत आओ, लग जाएगी। लग जाने दो, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने सिया के कान के पीछे लटकती एक लट को धीरे से अपनी उंगली से हटाया। तुम्हें पता है, इस मेहंदी के रंग से ज्यादा गहरा रंग हमारे उस इंतजार का है जो हमने 7 साल तक किया। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कबीर की आंखों में देखा, जहां अब कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरा ठहराव था। कबीर ने धीरे से उसके माथे को चूमा और फिर उसके पास रखे संगीत के लिफाफे से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला। यह क्या है? सिया ने धीरे से पूछा। शादी का तोहफा नहीं है, कबीर ने उसे एक पायजेब दिखाते हुए कहा। यह एक वादा है कि अब तुम जहां भी चलोगी तुम्हारी पदचाप मेरे दिल में गूंजेगी। उसने झुककर सिया के पैरों में वो पायजेब पहनाई। उसकी खनक ने कमरे के सन्नाटे को एक रूहानी संगीत से भर दिया। सिया ने अपना सिर कबीर के कंधे पर टिका दिया। कबीर, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब सच है। कबीर ने उसकी कमर के चारों ओर अपनी बाहें डालीं सावधानी से ताकि मेहंदी खराब न हो और उसे अपनी ओर खींचा। सच तो ये है सिया कि हम कभी अलग हुए ही नहीं थे। हम बस अपनी अपनी कहानियां पूरी कर रहे थे ताकि आज जब मिलें तो एक मुकम्मल किताब बन सकें। नीचे से कबीर के भाई की आवाज आई, भाई, कहाँ गायब हो? हल्दी की रस्म शुरू हो रही है। कबीर ने सिया की आंखों में देखते हुए एक आखिरी बार उसके गाल को छुआ। जल्दी नीचे आना, मैं उस पीले रंग में तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। सिया मुस्कुरा दी। कबीर उसी रास्ते से वापस चला गया, लेकिन कमरे में अपनी महक और सिया के पैरों में वो खनक छोड़ गया। शाम को हल्दी की रस्म शुरू हुई। कबीर को हल्दी लगाई जा रही थी, तभी उसने चालाकी से अपने हाथ की थोड़ी सी हल्दी बचा ली। जब सिया बगल में बैठी तो उसने भीड़ का फायदा उठाकर अपनी उंगली सिया के गाल पर फेर दी। अब हुई न रस्म पूरी, उसने उसके कान में धीरे से कहा। सिया का चेहरा शर्म से और भी लाल हो गया। लोग गा रहे थे, हंस रहे थे और उन दोनों के बीच एक मूक संवाद चल रहा था। एक ऐसा रोमांस जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एहसास ही काफी थे। शादी की रस्में पूरे जोर शोर से चल रही थी, लेकिन खुशियों के इस माहौल के पीछे एक अनजानी आहट दबे पांव दस्तक दे रही थी। सिया तैयार हो रही थी, पर उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ था। शादी में सिर्फ 2 दिन बचे थे। घर मेहमानों से भरा था, लेकिन तभी कबीर को एक अनजान नंबर से एक मैसेज मिला। अतीत कभी पीछे नहीं छूटता कबीर। जिसे तुम मुकम्मल समझ रहे हो, उसका एक पन्ना अभी भी मेरे पास है। कबीर का माथा ठनका। उसने सिया को कुछ नहीं बताया ताकि वो परेशान न हो, लेकिन सस्पेंस तब गहरा गया जब मेहंदी की रात सिया के कमरे के बाहर किसी ने एक पुराना, पीला पड़ चुका लिफाफा छोड़ दिया।
सिया ने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर 7 साल पुरानी एक कानूनी नोटिस की कॉपी थी और एक तस्वीर जिसमें कबीर किसी अजनबी लड़की के साथ अस्पताल के बाहर खड़ा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जिस सजा की बात कबीर करता है वो सिर्फ तुम्हें खोने की नहीं थी। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कबीर ने उससे कुछ बहुत बड़ा छुपाया था? तभी कबीर कमरे में दाखिल हुआ। सिया का उतरा हुआ चेहरा देख वो समझ गया कि जो वो छुपाना चाह रहा था वो सामने आ चुका है। सिया, मैं तुम्हें बताने वाला था। कबीर की आवाज लड़खड़ा रही थी। क्या बताने वाले थे कबीर? सिया की आंखों में आंसू थे। कि जब मैं यहां से गई थी तब तुम अकेले नहीं थे। ये लड़की कौन है और ये हॉस्पिटल का क्या मामला है? बाहर ढोलक की आवाज तेज हो रही थी, लेकिन कमरे के अंदर का सन्नाटा चीख रहा था। कबीर ने खिड़की बंद की और सिया के करीब आकर बहुत धीमी आवाज में कहा, सिया, वो लड़की मेरी छोटी बहन अनाया थी, जिसके बारे में दुनिया को कभी पता नहीं चला। और वो नोटिस, वह उस एक्सीडेंट का था जिसमें वो हमेशा के लिए चली गई। सिया चौंक गई। बहन? पर तुम्हारी तो कोई बहन नहीं थी। यही तो राज है जिसे मेरे पिता ने सालों से दबा कर रखा था। कबीर की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। अनाया पिता की पहली शादी की बेटी थी। जिस रात तुम शहर छोड़कर गई, उसी रात अनाया ने मुझे फोन किया था। वो मुश्किल में थी, मैं उसे बचाने गया, पर देर हो गई। वो एक्सीडेंट महज एक हादसा नहीं था, वो एक सोची समझी साजिश थी। तभी अचानक घर की लाइट कट गई। नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सिया और कबीर बालकनी की तरफ भागे। नीचे अंधेरे में एक साया खड़ा था, जिसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। वो शख्स कोई और नहीं, बल्कि सिया का पुराना मंगेतर आर्यन था, जिसे सिया ने सालों पहले ठुकरा दिया था। आर्यन के चेहरे पर एक सन की मुस्कान थी। आर्यन नीचे से चिल्लाया, कबीर, जिस एक्सीडेंट में तुम्हारी बहन गई थी, उसका गवाह आज भी जिंदा है। और अगर ये शादी हुई तो वो गवाह पुलिस के पास नहीं, बल्कि सीधे प्रेस के पास जाएगा। तुम्हारे पिता की इज्जत और तुम्हारा अतीत दोनों जलकर राख हो जाएंगे। सिया ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सिर्फ एक शादी नहीं रह गई थी, अब यह कबीर के परिवार के सम्मान और एक पुराने गुनहगार के बीच की जंग बन चुकी थी। कबीर ने सिया की आंखों में देखा। तुम मेरा साथ दोगी? सिया ने आंसू पोंछे और मजबूती से कहा। 7 साल पहले मैं भाग गई थी कबीर, इस बार मैं लड़ूंगी। अंधेरे में शादी की शहनाइयों के बीच एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। अंधेरा गहरा था और नीचे खड़ा आर्यन अपनी मशाल की रोशनी में किसी शैतान की तरह मुस्कुरा रहा था। घर के अंदर मेहमान घबराए हुए थे, लेकिन सिया और कबीर की आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। कबीर, इसे यहीं खत्म करना होगा, सिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसने कबीर के कान में कुछ कहा और फिर तेजी से नीचे की ओर दौड़ गई। कबीर बालकनी पर ही रुका रहा और चिल्लाकर बोला, आर्यन, अगर तुम्हें लगता है कि तुम एक झूठे गवाह के दम पर हमें डरा लोगे तो तुम गलत हो। नीचे आओ और बात करो। आर्यन हंसते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 और आदमी थे। झूठा गवाह? कबीर, तुम्हारे पिता ने सालों तक उस सच को छुपाया कि उस रात एक्सीडेंट वाली गाड़ी वो खुद चला रहे थे, तुम नहीं। तुमने अपनी बहन की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि तुम्हारे पिता की सियासत बची रहे। क्या सिया को ये पता है? सिया, जो अंधेरे में सोफे के पीछे छुपी थी, ने ये सब सुना। उसके हाथ कांपे, पर वो रुकी नहीं। उसने चुपके से अपने फोन का रिकॉर्डिंग बटन दबा रखा था। कबीर सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरे पिता निर्दोष थे आर्यन। अनाया की गाड़ी के ब्रेक फेल किए गए थे और वो तुमने किए थे, क्योंकि तुम्हें पता था कि उस रात मैं उस गाड़ी में होने वाला था। तुमने मेरी बहन को मार डाला। साक्ष्य कहाँ है कबीर? आर्यन ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। गवाह मेरे पास है। गवाह तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है, एक भारी आवाज गूंजी। अचानक घर की लाइट जल गई। सामने कबीर के पिता खड़े थे, उनके पीछे पुलिस थी और उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था, वही गवाह जिसे आर्यन ने छुपा कर रखा था। आर्यन के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे? सिया सामने आई। उसके हाथ में फोन था। आर्यन, तुम भूल गए कि टेक्नोलॉजी के जमाने में पुराने गवाहों से ज्यादा नए सबूत बोलते हैं। तुमने अभी अभी जो कुछ कहा वो सब लाइव स्ट्रीम हो रहा था। आर्यन ने घबराकर गवाह की ओर देखा। उस बूढ़े आदमी ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, इन लोगों ने मुझे सच बोलने के लिए मना लिया है। तुम्हारी धमकी अब काम नहीं आएगी। आर्यन ने बौखलाकर पिस्तौल कबीर की तरफ तानी। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं। इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता, कबीर ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ मरोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत आर्यन को दबोच लिया। घर के बाहर खड़ी पुलिस की गाड़ियों के सायरन ने बता दिया कि खेल खत्म हो चुका था। सन्नाटा छा गया। कबीर के पिता कबीर के पास आए और उनकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर देना बेटे, मेरी चुप्पी ने तुम्हें सालों तक अपराधी बनाए रखा। कबीर ने अपने पिता को गले लगा लिया। अब सब साफ है पिताजी, अब कोई बोझ नहीं है। सिया कबीर के पास आई। उसके चेहरे पर थकान थी।
पर एक अजीब सी जीत की चमक भी। कबीर, अब शहनाइयां बजनी चाहिए। अगली सुबह मंडप सज चुका था। इस बार कोई सस्पेंस नहीं था, कोई राज नहीं था। कबीर जब दूल्हे के लिबास में सिया के सामने आया तो उसने झुककर उसके कान में कहा, आज जो भी होगा वो सच के साथ होगा। सिया ने मुस्कुराते हुए कबीर का हाथ थामा और 7 फेरों की तरफ बढ़ी। हर फेरे के साथ 7 साल का वो दर्द और वो अधूरापन धुएं में मिलता गया। जब कबीर ने सिया की मांग में सिंदूर भरा तो पूरा आंगन तालियों की गूंज से भर गया। विदाई के वक्त सिया रोई नहीं। उसने कबीर की आंखों में देखा और कहा, इस बार मैं घर छोड़कर नहीं जा रही, मैं अपने असली घर में दाखिल हो रही हूं। कबीर ने उसका हाथ चूमा और उसे अपनी जिंदगी की नई राह पर ले गया। शादी के हंगामों और उन खतरनाक मोड़ों के बाद अब वक्त था एक ऐसी सुबह का जिसमें न कोई डर था और न ही कोई राज। शादी की पहली सुबह थी। पहाड़ों की ठंडी हवा खिड़की के पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी। सूरज की पहली किरण ने जब सिया की आंखों को छुआ तो उसने अपनी आंखें खोलीं। उसे एक पल के लिए लगा कि वो अब भी किसी सपने में है, लेकिन पास ही रखे मेज पर रखी अपनी शादी की चूड़ियों की खनक ने उसे हकीकत का एहसास कराया। वो मुड़ी तो देखा, कबीर पहले से ही जाग चुका था और बस उसे ही देख रहा था। सुबह की पहली किरण तुम्हें मुबारक हो मिसेस कबीर, उसने मध्यम आवाज में कहा। सिया मुस्कुरा दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें पूरी दुनिया का सुकून सिमटा था। तुम कब से जाग रहे हो? शायद तब से, जब से मुझे यकीन हुआ कि ये सब सच है। मुझे डर था कि कहीं आंख खुले और तुम फिर से एक याद बन जाओ, कबीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने देखा कि सिया की उंगली में वो छोटा सा छल्ला और शादी की अंगूठी साथ साथ चमक रहे थे। सिया उठकर बालकनी की तरफ गई। बाहर सारा शहर सो रहा था, बस दूर कहीं मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी। कबीर पीछे से आया और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट दी। उसने अपना ठुड्डी सिया के कंधे पर टिका दी। कल की वो सारी बातें, आर्यन, पुलिस, वो अतीत, अब सब खत्म हो गया है ना? सिया ने फुसफुसाते हुए पूछा। पूरी तरह, कबीर ने उसे अपनी ओर घुमाया। अब जो भी है वो हमारा आज है और आने वाला कल। कबीर ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और सिया की हथेली पर रख दी। ये क्या है? ये उस घर की चाबी है जिसे मैंने 7 साल पहले देखा था। एक छोटा सा घर, शहर के शोर से दूर, जहां सिर्फ हम होंगे। मैंने उसे तुम्हारे नाम पर रजिस्टर कराया है, हमारा अपना कोना। सिया की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने कबीर के गले लगकर खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस किया। रोमांस अब सिर्फ शब्दों में नहीं था, बल्कि उस भरोसे में था जो उन्होंने टूटने के बाद फिर से जोड़ा था। कबीर, सिया ने उसके सीने पर सिर रखकर कहा, शुक्रिया हार न मानने के लिए। कबीर ने उसके माथे पर एक लंबा और सुकून भरा बोसा दिया। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, वापस लौट आने के लिए। धूप अब तेज हो रही थी और नीचे से कबीर की माँ की आवाज आई, सिया। कबीर, नाश्ता ठंडा हो रहा है। दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। वे हाथ में हाथ डाले नीचे की ओर बढ़े। सीढ़ियां उतरते हुए कबीर ने सिया का हाथ थोड़ा कसकर दबाया, जैसे कह रहा हो, अब हम कभी नहीं छूटेंगे। बगीचे में गेंदे के फूल अब भी महक रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर बना वो छोटा सा लकड़ी का घर अब खिल उठा था। बालकनी पर लताओं वाली बेलें चढ़ गई थीं और हवा में ताज़ी मिट्टी और कॉफी की खुशबू घुली हुई थी। सिया मेज पर बैठी कुछ पुराने कागजात देख रही थी। तभी उसे एक डायरी मिली। ये कबीर की वही पुरानी डायरी थी जिसमें वो अपने दिल की बातें लिखता था। उसने पन्ना पलटा तो एक अधूरी कविता मिली जो 7 साल पहले लिखी गई थी। कबीर पीछे से आया, उसके हाथ में 2 मग कॉफी थी। उसने डायरी देखी और थोड़ा झेंप गया। अरे, ये कहाँ से मिल गई? ये तो बहुत पुरानी है, उसने मग मेज पर रखते हुए कहा। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत और प्यार दोनों थे। कविता अच्छी थी कबीर, पर ये अधूरी क्यों है? कबीर उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गया और बाहर डूबते सूरज की नारंगी रोशनी को देखने लगा। क्योंकि उस वक्त मेरे पास शब्द तो थे, पर मंजिल नहीं थी। कहानी अधूरी थी। उसने सिया का हाथ थाम लिया। मिसेस कबीर, आप तो मुझसे बेहतर शायर निकली, सिर्फ तुम्हारे लिए। सिया ने सिर उसके कंधे पर टिका हुए कहा। दोनों वहीं बैठे रहे, खामोशी में डूबे हुए। अब उन्हें बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं थी। वे एक दूसरे के करीब थे। उनके बीच वही पुरानी कड़वी कॉफी थी और सामने एक ऐसी जिंदगी जिसका हर पन्ना अब वे साथ मिलकर लिखने वाले थे। बगीचे में वही पुराने बरगद के पेड़ की एक छोटी सी पौधा उन्होंने लगाई थी, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, ठीक उनके प्यार की तरह, जो वक्त की धूल में दबा जरूर था पर कभी मरा नहीं।